दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में गंगाराम पटेल और बुलाकी राम की नई मजेदार कहानी शोलों में लिपटी एक स्त्री की। दोस्तों, सुबह हुई तो गंगाराम पटेल और बुलाकी राम नाई दोनों तैयार हुए और अपनी आगे की यात्रा पर चल पड़े। चलते चलते वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जो एक नदी के किनारे बसा हुआ था। यह नगर कोई विशेष बड़ा तो नहीं था, किंतु यहाँ के लोग काफी संपन्न दिखाई दे रहे थे। दोनों एक धर्मशाला में पहुंचे और कुछ पैसे धर्मशाला के व्यवस्थापक को देकर अपना स्थान निश्चित करा लिया। पटेल ने बुलाकी को तो रुपए देकर खाने का सामान लाने के लिए बाजार भेज दिया और स्वयं सारा सामान घोड़ों से उतारकर व्यवस्थित करने लगे। इसके बाद वे शौचादि नित्यकर्म से फारिग हुए, संध्या वंदन किया और बुलाकी के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। बड़ी देर बाद बुलाकी सामान लेकर वापस लौटा तो एक नई खबर फिर उसके पास थी। रात को जब दोनों भोजन करके तृप्त हो गए तो बुलाकी ने पटेल के लिए बिस्तर बिछा दिया और हुक्का भरकर उनके सामने रख दिया। पटेल ने हुक्के से तंबाकू के कुछ कश खींचे। धुआं बाहर उगला और बुलाकी से बोले, बुलाकी राम, क्या बात है, आज तू कुछ चुप चुप सा बैठा है? क्या इस नगर के बाजार में आज तुझे कोई विचित्र बात नजर नहीं आई? आई है पटेल जी, आई है, बुलाकी बोला, पर मैं सोच रहा था कि पहले आप हुक्के के कश लगाकर कुछ तरोताजा हो लें, तभी मैं अपनी बात कहूं। पटेल हंसे, बोले, मैं तो हमेशा ही तरोताजा रहता हूं बुलाकी। अब तू अपनी बात कह कि आज इस नगर के बाजार में तुझे कौन सी विचित्र बात दिखाई दी? पटेल जी, बुलाकी ने बताना शुरू किया, आज शाम जब मैं भोजन का सामान खरीदकर वापस लौट रहा था तो बाजार में एक मकान के सामने मैंने एक अजूबा दृश्य देखा। एक बहुत ही सुंदर स्त्री एक चौकी पर बैठी जल रही थी। उसके शरीर से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकल रही थीं, फिर भी वह स्त्री न तो किसी को सहायता के लिए पुकार रही थी और न उस पर उस आग का ही कोई असर हो रहा था। वह बस यूं ही आंखें मूंदे चुपचाप आग की लपटों में घिरी बैठी थी। कुछ लोग उस पर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयत्न करते थे तो आग और भी भड़क जाती थी। मैंने यह जानने का बहुत प्रयास किया कि वह आग कैसी है जो पानी डालने से भी नहीं बुझ रही, और यह भी कि वह रूपवती स्त्री कौन है जो यूं धधकती आग में बैठी है। आग उसे क्यों नहीं जला पा रही? आप इस रहस्य का उद्घाटन कीजिए। बुलाकी के मुंह से सारी घटना सुनकर पटेल जी मुस्कराए और बोले, बुलाकी, यह दुनिया विचित्रताओं से भरी हुई है। ईश्वर की बनाई हुई इस सृष्टि में प्रकृति के हर रहस्य का ज्ञान कर लेना नितांत दुर्लभ काम है। आज भी अनेक ज्ञानी एवं विज्ञानी उन रहस्यों को जानने के लिए प्रयासरत हैं। उनमें से कुछ को सफलता भी मिली है तो कुछ आज भी सफलता से कोसों दूर हैं। यह रहस्य भी कुछ ऐसा ही है। बुलाकी, इस नगर में धनपत नाम का एक संपन्न व्यक्ति रहता है। उसकी पत्नी का नाम रूपकुमारी है। रूपकुमारी यथा नाम तथा गुण वाली है। सुंदरता में वह लाखों में एक है। एक दिन की बात है, रूपकुमारी अपनी सहेलियों के साथ नगर से बाहर एक सरोवर में स्नान के लिए गई। सरोवर के निकट ही उसके पति धनपत का एक बहुत बड़ा बाग है, जहां अनेक किस्म के फलदार और फल न देने वाले वृक्ष लगे हुए हैं। सरोवर में स्नान करने के बाद रूपकुमारी जब अपनी सखियों सहित अपने बाग में पहुंची तो महुए के एक पेड़ के नीचे अपने गीले वस्त्रों को सुखाने के लिए डालकर बाग में भ्रमण करने लगी। घूमते घूमते वह बाग में स्थित एक बहुत पुराने बरगद के नीचे अकेली ही जा निकली। बुलाकी, बरगद के उस पुराने वृक्ष पर एक खबीस, उर्दू का एक शब्द, आमतौर पर इसे खईस भी कहा जाता है, का निवास था।
यह अशरीरी प्रेतात्मा बहुत पहले से ही उस वृक्ष पर रहती थी। उसने रूपवती रूपकुमारी को देखा तो वह उस पर आसक्त हो गई और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। कुछ समय बाद जब रूपकुमारी अपनी सहेलियों के साथ अपने घर वापस लौटी तो उसने अपने शरीर में अजीब तरह का एक परिवर्तन सा महसूस किया। उस दिन से वह अपने पति से मिलने में कतराने लगी। वह भोजन बनाती, पति को खिलाती और फिर थोड़ा बहुत स्वयं खाकर स्वयं को कमरे में बंद कर लेती। बुलाखी। रूपकुमारी की आदतों में भी बदलाव आया। पहले वह सबसे हंसती बोलती थी, अब गुमसुम रहने लगी। उसका पति यह देखकर घबरा गया। उसने समझा कि उसकी पत्नी को कोई रोग लग गया है। उसने वैद्य हकीमों से उसका इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा न हुआ। उल्टे अब वह पागलों जैसी हरकतें करने लगी। कभी अपने आप ही हंस पड़ती तो कभी बिल्कुल ही गुमसुम हो जाती। अब तो धनपत की चिंता और भी बढ़ गई। उसने अपनी पत्नी को गुनियों, ओझा और तांत्रिकों को दिखाया, लेकिन परिणाम कुछ भी न निकला। तांत्रिकों को भी उसकी पत्नी निर्दोष दिखाई दी। उन्हें उस पर किसी ऊपरी हवा के कोई लक्षण दिखाई न दिए। इस बीच एक और भी परिवर्तन रूपकुमारी में हुआ। वह दिन में सोने और रात में देर तक जागने लगी। उसका पति जब भी रात को उसके बिस्तर पर आता, वह उसे परे झटककर दूसरे कमरे में सोने चली जाती और अंदर से कुंडा बंद कर लेती। तंग आकर उसके पति ने अपना बिस्तर एक अलग कमरे में लगा लिया और अपनी पत्नी से बस नपीतुली बातें ही करने लगा। बुलाखी। एक रात उसने अपनी पत्नी के कमरे में किसी पुरुष की आवाज सुनी। सुनकर वह चौंक कर उठ बैठा। उसने सोचा, देखना तो चाहिए कि कौन है मेरी पत्नी के कमरे में। वह उठकर अपनी पत्नी के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। उसने एक झिरी से आंख सटाई और अंदर झांका तो उसे पीली सी मध्यम रोशनी में अपनी पत्नी अपने बिस्तर पर बैठी नजर आई। बिस्तर पर चौसर और पासे पड़े हुए थे। उसकी पत्नी बार बार पासे फेंकती और जब उसका दाव लग जाता तो खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। इस बीच किसी पुरुष का भी कहकहा बीच बीच में सुनाई पड़ जाता था, किंतु कोई पुरुष उसे नजर नहीं आया। इस स्थिति को देखकर उसके पति को रूपकुमारी के चरित्र पर संदेह हो गया। उसने इस रहस्य को जानने का निर्णय कर लिया। अब वह सारे दिन सोता और रात को जाग जाग कर अपनी पत्नी पर निगाह रखने लगा। इतना तो वह समझ ही गया था कि कोई अशरीरी प्रेतात्मा उसकी पत्नी के शरीर में प्रवेश कर गई है, पर वह प्रेतात्मा है कौन और गुनियों, ओझाओं और तांत्रिकों के दिखाने पर भी उनकी पकड़ में क्यों नहीं आ रहा, इसका उत्तर वह समझ नहीं पा रहा था। इससे उसका मानसिक तनाव बढ़ने लगा। बुलाखी। जब रूपकुमारी का पति बहुत बेजार हो गया तो उसने एक खतरनाक निर्णय ले डाला। एक शाम वह दिन ढले ही अपनी पत्नी के कमरे में छिप कर बैठ गया। वह देखना चाहता था कि उसकी पत्नी कमरा बंद करके किसके साथ बोलती बतियाती है, किसके साथ वह चौसर खेलती है। कौन है वह अशरीरी आत्मा जो उसे यह सब करने के लिए बाध्य करती है। इन्हीं सब बातों पर विचार करता हुआ वह दम साधे हुए उस कमरे में बिस्तर के नीचे छिपा बैठा रहा। अर्धरात्रि हुई तो कमरे में स्वतः ही पीले रंग का प्रकाश फैल गया। फिर किसी की आवाज कमरे में गूंजी, क्या आज चौसर नहीं खेलोगी रूपकुमारी। रूपकुमारी उस आवाज को सुनकर उठ बैठी। उसने बिस्तर पर चौसर बिछा दी। बोली, आइए विराजिए, मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। रूपकुमारी के बिस्तर के नीचे छिपे बैठे उसके पति को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई भारी वजन वाला व्यक्ति उस बिस्तर पर आ बैठा हो। फिर पासे फेंकने की आवाज आई।
कभी उसकी पत्नी के खिलखिलाने की आवाज आती तो कभी किसी पुरुष का उत्साह भरा स्वर उसे सुनाई देने लगा। चारपाई के नीचे छिपे बैठे धनपत का धैर्य जवाब देने लगा। एकाएक वह चारपाई के नीचे से निकल आया और क्रोध भरी दृष्टि से अपनी पत्नी की ओर देखता हुआ बोला, क्यों री दुष्टा, कौन है यह अदृश्य व्यक्ति जिसके साथ तू चौसर खेल रही है? अपने पति के एकाएक वहां आ धमकने से रूपकुमारी के चेहरे की रंगत उड़ गई। उसने हकलाते हुए कहा, कोई भी तो नहीं है। मैं तो अकेले ही चौसर खेलकर अपना मन बहला रही थी। झूठ बोलती है तू। मैंने अभी अभी इसी पलंग पर बैठे किसी व्यक्ति का एहसास किया था। बीच बीच में उसका उत्साह से भरा स्वर भी मुझे सुनाई दिया था। आज तुझे यह रहस्य बताना ही पड़ेगा कि रात को कौन तेरे पास आता है। उत्तर में उसकी पत्नी मौन बनी रही तो उसने अपना प्रश्न दोबारा कर दिया। विवश होकर उसकी पत्नी ने कहा, अगर आप बहुत जिद कर रहे हैं तो बताए देती हूं, किंतु मेरे बताने का परिणाम भी आप सुन लीजिए। उस रहस्य को बताकर मैं कल शाम तक ही जीवित रह पाऊंगी। कल के बाद आप फिर कभी मुझे नहीं देख सकेंगे। कौन ले जाएगा तुझे? मुझे नाम बता दे उसका। मैं उसकी टांगें चीर कर रख दूंगा। धनपत दहाड़ा। उसका उत्तर सुनकर रूपकुमारी हंसी। बोली, भला किसी अशरीरी व्यक्ति को भी कोई मार सका है? अशरीरी व्यक्ति यानी कि कोई प्रेतात्मा? हाँ, रूपकुमारी बोली, वह अशरीरी ही है, पर है मेरा हितचिंतक। उसने मुझ पर न तो कभी बुरी निगाह डाली है और न कोई मेरा बुरा सोचा है। वह तो मात्र कुछ देर के लिए मेरे सामीप्य के लिए बेचैन रहता है। इसीलिए रात्रि के समय में कभी कभार मेरे साथ चौसर खेलने के लिए मेरे कमरे में आ जाता है। मुझे मूर्ख मत बनाओ मेरी रानी, धनपत ने व्यंग्य से कहा। कहीं सुना है तुमने कि कोई प्रेत किसी स्त्री पर सम्मोहित होकर एक बार उसे पकड़ ले तो वह उसे आसानी से छोड़ दे। निःसंदेह उस प्रेत ने तुम्हारे शरीर पर अधिकार करके तुम्हें अपने वश में कर लिया है। उस प्रेत का संसर्ग पाकर तुम अब पतित हो गई हो। बस बस, रूपकुमारी चिल्लाई, ऐसा लांछन मुझ पर मत लगाइए। मैं सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं आज भी गंगा की तरह पवित्र हूँ। वह अशरीरी खबीस मुझ पर मोहित जरूर है, किंतु उसने कभी इस तरह का कुकर्म मेरे साथ नहीं किया है। वह तो मुझे अपना मित्र मानता है, उससे अधिक और की उसने कभी कोई इच्छा नहीं की है। मुझे विश्वास नहीं होता, धनपत बोला। क्या तुम अपनी बात साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दे सकती हो? बेशक, उसकी पत्नी बोली, पर मैं आपको पहले ही कह देती हूँ कि मेरी अग्नि परीक्षा लेने के बाद आप फिर मुझे देख नहीं पाएंगे। वह बाद की बात है। तुम कल शाम अपनी अग्नि परीक्षा देकर जब अपनी सत्यता सिद्ध कर दोगी तो मैं एक खबीस से तो क्या, ऐसे सैकड़ों खबीसों से टखनी जाऊंगा, पर पहले तुम्हारी सत्यता पर तो मुझे यकीन आए, धनपत ने कहा। बुलाखी। अगले दिन धनपत अपनी पत्नी को घर से बाहर ले आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब अपनी परीक्षा दो जिससे कि मुझे तुम्हारी कहानी पर यकीन आ जाए। उसकी पत्नी ने कुछ नहीं कहा। वह एक चौकी उठा लाई और उस पर आकर बैठ गई। अपनी दोनों आंखें उसने बंद कर लीं और होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाने लगी। उसके ऐसा करते ही चौकी के चारों ओर अपने आप ही अग्नि की लपटें निकलने लगीं। अग्नि ने उसे चारों ओर से घेर लिया। यह स्थिति देखकर उसका पति धनपत घबरा गया। वह घर के अंदर की ओर भागा और जल से भरा घड़ा लाकर उसे अपनी पत्नी के ऊपर उलट दिया। लेकिन अग्नि बुझी नहीं, उल्टे जल का स्पर्श पाकर और भी भड़क गई।
यह देखकर बाहर आने जाने वाले राहगीर भी ठहर गए और वे भी जल लाकर उस अग्नि पर डालने लगे। अग्नि फिर भी नहीं बुझी। इस बीच रूपरानी आंखें मीचे अग्नि के दायरे में बैठी होठों में कोई मंत्र बुदबुदाती रही। धनपत और दूसरे लोग उस आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश करते रहे। अंततः वह आग स्वतः ही बुझ गई। धनपत दौड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा, उसे हिलाया डुलाया, किंतु वह तो जैसे पत्थर की बन गई थी। तब से वह जैसे पत्थर की मूर्ति बनकर रह गई है। वह जीवित है, उसका दिल भी स्पंदन कर रहा है, किंतु उसका शरीर बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा। यद्यपि अग्नि ने उसके शरीर को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया, किंतु धनपत के लिए तो वह जैसे मर ही चुकी है। सोहे बुलाखी, आज शाम तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह यही दृश्य था। उम्मीद है कि यह सब जानकर तेरी उत्सुकता शांत हो गई होगी, पटेल ने कहा। नहीं पटेल जी, सुनकर बुलाखीराम ने कहा, तसल्ली नहीं हुई मुझे। अभी तक यह बात तो साफ नहीं हुई कि रूपकुमारी जीवित होते हुए भी मृतक जैसी हालत में कैसे हो गई। उस खबीस के विषय में भी बात स्पष्ट नहीं हुई। यदि वह रूपकुमारी पर आसक्त था तो अन्य प्रेतग्रस्त व्यक्तियों की तरह उसने रूपकुमारी को सताया क्यों नहीं। धनपत के कहने पर रूपकुमारी ने जिस अग्नि में बैठकर अपनी परीक्षा दी थी वह कैसी आग थी जो पानी डालने पर और भी भड़क जाती थी। आदि आदि। यह सुनकर पटेल ने कहा, बुलाखी, यह सब आसेबी बातें हैं जिनका रहस्य अशरीरी प्रेतात्माओं के पास ही होता है। वह खबीस निश्चय ही पूर्वजन्म में कोई अच्छी आत्मा वाला व्यक्ति रहा होगा। वह रूपकुमारी पर मोहित तो अवश्य हुआ, किंतु शायद उसके प्रेम में वासना नहीं अपितु स्नेह का, वात्सल्य का भाव था। वह रहस्यमय आग भी शायद उसी के द्वारा पैदा की गई थी। अब तू ये भी पूछेगा कि रूपकुमारी का क्या होगा? वह मरेगी या जीवित रहेगी? जीवित भी रहेगी तो किस हालत में? इन बातों पर सिर खपाने की आवश्यकता ही क्या है? यह भविष्य की बातें हैं और मैं पहले ही कह चुका हूं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका रहस्य इंसान अभी जान ही नहीं पाया। यह पराविद्या, प्रेतविद्या भी ऐसी ही है। संसार के हर देश में लाखों आदमी ऐसे मिल जाएंगे जो भूत प्रेत के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। बहुत से तो यह दावा करते हुए भी मिल जाएंगे कि उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से भूत प्रेत या खबीस को देखा है। किंतु वैज्ञानिक उनकी इस धारणा को सिरे से ही नकारते हैं। उनके विचार से भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। यह सब अंधविश्वासी लोगों के मन का वहम है। बहरहाल यह रहस्य तो खुलते खुलते ही खुलेगा। फिलहाल तो निद्रा देवी रहस्यमय रूप से आंखों में उतरती जा रही हैं। आथ, अब मुझे भी सोने दे और तू स्वयं भी सो रह। इतना कहकर पटेल ने बिस्तर पर पांव फैला दिए और करवट बदल ली। बुलाखी भी पांव पसार कर सो गया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई काशी नगरी में पहुंच गए। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक धर्मशाला को चुना और दोनों उसी धर्मशाला में ठहर गए। धर्मशाला में और भी बहुत से यात्री ठहरे हुए थे। गंगाराम पटेल ने बुलाखी को तो पैसे देकर अपने तथा घोड़ों के खाने का सामान लाने के लिए भेज दिया और स्वयं उन यात्रियों से बातें करने लगे। बुलाखी जब सामान लेकर लौटा तो उसने पटेल को बताया कि शहर में मैंने आज एक अनोखी घटना देखी है। तब पटेल ने उसे आश्वस्त किया कि खाने से निवृत्त होकर जब दोनों आराम से बैठ जाएंगे तो अपनी देखी हुई घटना मुझे सुनाना, मैं तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दूंगा।
चुनाचे जब वे दोनों भोजन कर चुके और बुलाकी ने उनके लिए हुक्का भरकर रख दिया तो हुक्के से कश खींचकर पटेल ने बुलाकी से कहा, हाँ तो भाई बुलाकी राम, अब बता कि तूने आज शहर में कौन सी अनोखी घटना देखी है। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से अपने और आपके लिए आटा, दाल और घी तथा घोड़ों के लिए दाना रातिब लेकर लौट रहा था तो राह भूलकर एक चौराहे पर जा निकला। वहां पर मैंने देखा कि वहां यहाँ का राजा और उसके साथ और भी बहुत से आदमी मौजूद थे। पास ही में एक भट्ठी पर एक बहुत बड़े कड़ाह में तेल खौल रहा था। तभी राजा के सामने दो पुरुष और एक स्त्री को उपस्थित किया गया। उन दोनों पुरुषों का दावा था कि ये स्त्री उसकी पत्नी है। कहने का अर्थ यह है कि दोनों पुरुष उस स्त्री पर अपना अपना दावा पेश कर रहे थे। तब राजा ने निर्णय दिया कि तुम में से जो भी पुरुष इस तेल से भरे खौलते कड़ाह में स्नान कर सही सलामत बाहर निकल आएगा, उसी को यह स्त्री दे दी जाएगी। पटेल जी, राजा की यह बात सुनकर उनमें से एक आदमी तो निराश होकर मुंह लटकाकर एक ओर को खड़ा हो गया, जबकि दूसरे आदमी ने अपना जांघिया उतारकर खौलते कड़ाह में छलांग लगा दी। आश्चर्य की बात यह है कि उस खौलते तेल में स्नान करने पर भी उस आदमी का बाल बांका न हुआ और वह सही सलामत कड़ाह से बाहर निकल आया और राजा को उसका वादा याद दिलाया। इस पर राजा ने उस आदमी को तो गिरफ्तार करा लिया और वह स्त्री उस आदमी को दे दी जो तेल में स्नान करने के नाम पर निराश होकर खड़ा हो गया था। अब आप इस रहस्य का वेधन कीजिए कि वादे के अनुसार राजा ने वह स्त्री उस प्रतियोगिता में विजयी व्यक्ति को न देकर दूसरे व्यक्ति को क्यों दे दी। यह सुनकर पटेल बोले, बुलाकी, इस रहस्य को जानने से पहले यह सुन कि वे दोनों आदमी कौन थे, तभी सारी बातें तुझे आराम से समझ में आएंगी। यहाँ से काफी दूर के फासले पर किशनगढ़ नाम का एक बहुत बड़ा नगर है। वहां के राजा का नाम वीरेंद्र सिंह था। राजा वीरेंद्र का एक पुत्र था जिसका नाम गजेंद्रपाल सिंह था। गजेंद्रपाल का जैसा नाम था वैसा ही वह शक्तिशाली भी था। आए दिन वह आखेट करने के लिए वनों में जाता रहता था। एक दिन राजकुमार आखेट करने के लिए वन में गया तो लौटते समय बड़ी भयानक आंधी में घिर गया। आंधी के कारण वह अपना कार्य भूल गया और एक दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। राजकुमार को अपनी इस भूल का पता तब चला जब वह अपने नगर में पहुंचने के स्थान पर एक अन्य नगर में पहुंच गया। राजकुमार ने जब उस नगर के निवासियों से उस स्थान की जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि वह इस समय कामरूप राज्य में है, जो एक बड़े देश चीन के बिल्कुल निकट है। यह जानकर राजकुमार को भारी आश्चर्य हुआ। कामरूप तो उसके राज्य से बहुत दूर था। इतनी जल्दी वह कामरूप में कैसे आ पहुंचा? लेकिन फिर उस भयंकर आंधी की याद हो आई। आंधी इतनी तेज थी कि कुछ कदम के फासले पर भी उसे कुछ दिखाई न देता था। हो सकता है वह उसी आंधी में उड़कर यहाँ तक आ पहुंचा हो। कुछ भी हो, अब तो उसे इस स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। ऐसा विचार कर उसने मन में धैर्य धारण किया और नगर में घूमने लगा। यहाँ एक और भी परेशानी उसके सामने आ खड़ी हुई। इस नगर के अधिकांश निवासी यहाँ की स्थानीय भाषा बोलते थे, जो राजकुमार की समझ में नहीं आती थी, लेकिन कुछ दिनों तक वहाँ रहकर राजकुमार ने उनकी भाषा सीख ली और वह टूटी फूटी स्थानीय भाषा में वार्तालाप करने लगा। एक दिन जब वह शहर में घूम रहा था तो उसने एक जगह दो व्यक्तियों को आपस में लड़ते देखा। दोनों के हाथों में लंबे लंबे चाकू थे और वे एक दूसरे के बार को बचाकर दूसरे पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। वहां बहुत से तमाशबीन भी खड़े थे। राजकुमार भी उन तमाशबीनों में जाकर खड़ा हो गया। इसी बीच राजा का रथ वहां से गुजरा।
राजा ने जब उन व्यक्तियों को लड़ते देखा तो उसने अपने कुछ सैनिक उन दोनों व्यक्तियों को पकड़ने के लिए भेज दिए। सैनिकों ने उनके पास पहुंचकर उन्हें एकंगना चाहा तो वे दोनों सैनिकों से भी भिड़ गए और सैनिकों को घायल करके वहां से भाग गए। राजकुमार ने जब तमाशबीनों से उनके विषय में पूछा तो उसे बताया गया कि ये दोनों नगर के नामी गुंडे हैं। ये इतने खूंखार हैं कि सैनिक भी इन्हें पकड़ने से डरते हैं। फिर जाने पर यह दोनों तत्काल सैनिकों पर धावा बोल देते हैं। फुर्तीले इतने हैं कि पकड़ में नहीं आते और बात की बात में बहुत दूर जा निकलते हैं। यह सुनकर राजकुमार उस नगर के राजा के पास पहुंचा और उससे कहा, राजन, यदि आप आदेश दें तो मैं उन दोनों गुंडों को पकड़कर आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। यह सुनकर राजा ने गौर से उसकी ओर देखा और बोला, कोई परदेशी मालूम होते हो, तभी ऐसा दावा कर रहे हो? हाँ राजन, राजकुमार ने कहा, परदेशी तो जरूर हूं, किंतु मेरा दावा झूठा नहीं है। मैं अपनी बात को सत्य करके दिखला सकता हूं। तब फिर हमारा आदेश है कि उन्हें पकड़कर हमारे समाने ले आओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो हम तुम्हें पुरस्कारों से लाद देंगे। आदेश मिलने की देर थी कि राजकुमार विद्युत गति से उस ओर दौड़ पड़ा जिधर वे दोनों गुंडे सैनिकों को घायल कर अपने चाकू चमकाते हुए भाग निकले थे। राजकुमार को मल्ल विद्या का अच्छा ज्ञान था। उसके गुरु ने उसे ऐसे ऐसे दांवपेच सिखा रखे थे कि वह 100 आदमियों पर भी भारी पड़ सकता था। बात की बात में वह उन गुंडों के पास पहुंचा और हुंकार भरते हुए गुंडों से भिड़ गया। बड़ी चपलता से पहले तो उसने उन दोनों के चाकू छीने, फिर उन्हें लात घूंसों और मुक्कों पर रख लिया। कुछ ही देर में दोनों गुंडों के कसबल ढीले हो गए। किसी चूहे की भांति उनकी गरदनें पकड़े उन्हें साथ लेकर राजकुमार राजा के पास लौट आया और दोनों गुंडे राजा के सैनिकों के हवाले कर दिए। राजकुमार का ऐसा पराक्रम देखकर वहां का राजा बहुत खुश हुआ। वह राजकुमार को अपने महल में ले आया। वहां उसने राजकुमार की बहुत खातिर की और फिर उसका परिचय पूछा। राजकुमार ने जब उसे यह बताया कि वह भी एक राजा का बेटा है, तब तो राजा को और भी खुशी हुई। वह अपनी बेटी के विवाह के लिए बहुत चिंतित रहता था। उसकी इच्छा थी कि उसकी बेटी का विवाह किसी ऐसे नौजवान के साथ हो जो बुद्धि और पौरुष दोनों में ही बेमिसाल हो। उसे ये दोनों गुण इस युवक में नजर आए। एक दिन राजा शिकार करने के लिए निकला। अपने साथ वह राजकुमार गजेंद्रपाल सिंह को भी ले गया। जंगल में एक सिंहों का समूह उन्हें नजर आया। राजा ने सिंह का शिकार करने की इच्छा से अपना घोड़ा उन्हीं सिंहों के समूह की ओर दौड़ा दिया। राजकुमार भी कहाँ पीछे रहने वाला था। शिकार करना तो उसका प्रिय शौक था, अतः वह भी भाला और तलवार लेकर राजा के पीछे पीछे अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ चल पड़ा। राजा को घोड़ा दौड़ाते हुए अपनी तरफ आते देखकर सिंहों का समूह चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। उनमें से जो दुर्बल सिंह थे वह तो पीछे मुड़कर भाग लिए, लेकिन जो बलवान सिंह थे वे मुकाबला करने को तत्पर हो गए। राजा ने निशाना बांधकर अपना भाला एक सिंह पर चलाया। निशाना चूक गया। भाला सिंह के शरीर को छूता हुआ भूमि में जा गड़ा। क्रोधित होकर सिंह ने उछाल भरी और अपने पंजे की जोरदार थाप घोड़े की थूथन पर जमा दी। वार इतना करारा था कि घोड़ा लड़खड़ा गया। घोड़े के लड़खड़ाने से राजा का संतुलन बिगड़ गया और वह भूमि पर आ गिरा। तभी दूसरा सिंह राजा पर झपट पड़ा। राजा ने फुर्ती से उठकर म्यान में रखी अपनी तलवार निकालनी चाहिए, लेकिन तभी सिंह के पंजे की एक करारी चोट उसे लगी और वह उछलकर दूर जा गिरा। तत्काल ही उसे मूर्छा आ गई। तब तक राजकुमार भी सिंहों के पास पहुंचा।
एक सिंह अभी राजा पर झपटने की तैयारी कर ही रहा था कि राजकुमार का फेंका हुआ भाला सनसनाता हुआ उसकी छाती में पैवस्त हो गया। सिंह ने एक भयंकर दहाड़ मारी और वह भूमि पर लोटपोट होने लगा। दूसरा सिंह भी झपटने ही वाला था कि राजकुमार ने उसकी थूथन पर तलवार का वार कर दिया। सिंहों की थूथन उनकी सबसे संवेदनशील जगह होती है। थूथन पर वार होते ही सिंह एकदम घबराकर पीछे हट गया। एक बार उसने अपने साथी सिंह को भूमि में लोटपोट होते देखा और फिर भयभीत होकर घनी झाड़ियों की ओर दौड़ लगा दी। राजकुमार गजेंद्रपाल घोड़े से उतरा। घोड़े की पीठ पर मौजूद छागल से पानी निकाला और राजा के मुंह पर पानी के छींटे मारे। जल के छींटे लगने से राजा को होश आ गया और वह उठकर बैठ गया। उसने कृतज्ञता भरी दृष्टि राजकुमार पर डाली। राजकुमार बोला, उठिए राजन, आज आपने शेर का शिकार कर लिया है। नहीं राजकुमार, यह शिकार मैंने नहीं, तुमने किया है। सिंह के पंजों की चोट खाकर मैं तो अचेत हो गया था। तभी तुम्हारा फेंका हुआ भाला सिंह की छाती फाड़ता उसकी छाती के आर पार निकल गया। आज तुमने मेरी जान बचाई है। महल पहुंचकर मैं तुम्हारे इस उपकार का पुरस्कार तुम्हें अवश्य दूंगा। बुलाखी। कथा तो बहुत लंबी है, मैं तुम्हें संक्षेप में ही सुनाता हूँ। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार गजेंद्रपाल सिंह के साथ कर दिया। राजकुमार अपनी पत्नी के साथ कामरूप के राजा के राजमहल में आनंदपूर्वक रहने लगा। जब उसे वहां रहते हुए कई महीने बीत गए तो एक दिन उसने पत्नी से कहा, प्रिय, यहाँ रहते हुए मुझे बहुत समय बीत गया है। अब मुझे अपने घर की याद सताने लगी है। मेरे परिवार वालों को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। वे बेहद चिंता कर रहे होंगे। हमें अपने घर लौट चलना चाहिए। इस पर राजकुमारी ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी। कुछ नानुकर करने के बाद राजा ने भी उसका अनुरोध मान लिया और बहुत सा दान दहेज देकर अपने दामाद और बेटी को विदा कर दिया। सारे दिन की यात्रा के बाद उनका काफिला एक नगर में पहुंचा और एक सुंदर सा स्थान देखकर वहीं पड़ाव डाल दिया। आतनी कहानी सुनाकर पटेल चुप हो गए। तरोताजा होने के लिए उन्होंने हुक्के से 3-4 गहरे गहरे कश खींचे और ढेर सारा धुआं अपने मुंह से उगल दिया। फिर उन्होंने आगे की कथा आरंभ की। तो बुलाखी राम। जब उन लोगों ने उस स्थान पर पड़ाव डाला तो एक दुर्घटना घट गई। उस स्थान पर एक प्रेत का निवास था। उसने कामरूप की राजकुमारी राजकुमार गजेंद्रपाल सिंह की पत्नी को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। तब उस प्रेत ने राजकुमार गजेंद्रपाल का वेश बनाया और राजकुमार और राजकुमारी के खेमे में पहुंच गया। उसने राजकुमार से कहा कि यह स्त्री तो मेरी पत्नी है, मैं इसे लेकर जाऊंगा। राजकुमार ने कहा कि यह तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? यह तो मेरी पत्नी है। मैं इसे विवाह कर लाया हूं। इस पर दोनों में हाथापाई होने लगी। शोरगुल सुनकर सभी नौकर चाकर वहां पहुंच गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि किसका पक्ष लें। कौन है असली राजकुमार? दोनों की शक्लें और वेशभूषा एक समान थीं। दोनों में रंचमात्र भी अंतर न था। बोलचाल, हाव भाव और चाल ढाल से दोनों एक जैसे प्रतीत हो रहे थे। राजकुमारी सहमी सी खड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किसे अपना पति माने, किसे नहीं। बात वहां के राजा तक पहुंची, लेकिन वहां का राजा भी कोई निर्णय न दे सका। उसने कहा, यह एक गंभीर स्थिति है। मैं तुम्हारा कोई न्याय नहीं कर सकता। तुम दोनों काशी नरेश के पास चले जाओ। वह परमगुणी और बेहद बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वही तुम्हारा न्याय करेंगे।
राजा की बात मानकर वे दोनों इस नगर में आ गए। यहाँ के राजा ने जब उनके विवाद के विषय में सुना तो अपने बुद्धि बल से उसने फौरन जान लिया कि उन दोनों में से कोई एक अवश्य ही कोई अशरीरी व्यक्ति है, जिसने दूसरे प्रतियोगी का रूप धारण कर लिया है। तब उसने एक भट्ठी तैयार करवाकर एक बड़े से कड़ाह में तेल उबलवाया और उन दोनों से कहा कि तुम में से जो भी प्रतियोगी इस खौलते कड़ाह में स्नान कर सही सलामत निकल आएगा, यह स्त्री उसी को दे दी जाएगी। राजा की यह बात सुनकर बेचारा गजेंद्रपाल सिंह तो निराश होकर एक ओर खड़ा हो गया, लेकिन अशरीर प्रेत फौरन ऐसा करने को तैयार हो गया। आगे की कहानी तुझे मालूम ही है। राजा ने उस राजकुमारी को उसके असली पति के हवाले कर दिया और राजकुमार का वेश धारण किए उस अशरीरी प्रेत को सैनिकों के हवाले कर दिया। यह है सारी कहानी जो तू शाम को देखकर आया है। तो क्या राजा उस प्रेत को जेल में बंद रख सकेगा? सारी कहानी सुनकर बुलाकी ने शंका व्यक्त की। यह तो भविष्य की बात है बुलाकी। वैसे यह नगरी भगवान शिव की नगरी है। यहाँ एक से बढ़कर एक अनेक तंत्र मंत्र के ज्ञाता हैं। उस पिशाच की तो बात ही क्या, यहाँ तो यमराज को भी तंत्रपाश में बांधने की शक्ति रखने वाले अनेक विद्याधर मौजूद हैं। यहाँ का राजा बहुत बुद्धिमान है। वह इस प्रेत को ऐसे ही नहीं जाने देगा। वह इसका जरूर तगड़ा इंतजाम कर देगा, जिससे कि वह प्रेत फिर किसी को परेशान न कर सके। और अब तेरी हर शंका का समाधान हो गया है, इसलिए अब आंख मूंद कर सो रहो। सुबह उठकर पहले गंगा जी में गोता लगाएंगे, फिर भोजनादि से निवृत्त होकर इस पवित्र नगरी के प्रसिद्ध स्थानों को देखेंगे। भगवान विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और स्वयं को धन्य मानेंगे। तब अगला दिन कैसे बीतेगा, इसकी सुखद कल्पना करता हुआ बुलाकी राम सो गया। गंगाराम पटेल भी निद्रा देवी की गोद में समा गए। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, काशी यात्रा से वापसी कर गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक उचित स्थान की खोज की और वहीं रैन बसेरा करने का निश्चय कर लिया। हस्बे मामूल के मुताबिक पटेल ने बुलाकी को पैसे देकर शहर में भोजन का सामान लेने भेज दिया और स्वयं अपनी दिनचर्या को निपटाने में व्यस्त हो गए। बुलाकी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी। उसने सोचा इस खबर को पटेल को अभी सुनाऊंगा तो पटेल जी यह कहकर टाल देंगे कि रात्रि होने दे, भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा। इसलिए उसने वह बात उस समय पटेल को नहीं बताई। वह बात को पेट में डाले रहा। जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तब बुलाकी ने बात छेड़ी। पटेल जी, आज भी इस शहर में मैं एक नई घटना देख आया हूं। ठीक है, उस घटना का वर्णन कर, फिर उसे सुनकर मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा, पटेल ने कहा। पटेल जी, आज इस नगर में मैंने एक स्थान पर कुछ लोगों को खड़े देखा तो उत्सुकतावश मैं भी यह देखने पहुंच गया कि ये लोग गोलदायरा सा बनाए क्या कर रहे हैं। मैं भीड़ के मध्य पहुंचा और आगे को दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि एक आदमी जमीन के अंदर सिर तक गड़ा है। उसका सारा शरीर तो भूमि में दबा हुआ था, मात्र उसका सिर ही जमीन से बाहर था। वहीं एक बड़ी सी जूती पड़ी थी। लोग बारी बारी से उस व्यक्ति के नंगे सिर पर जूती मारते और आगे बढ़ जाते थे। यह देखकर मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और मैं मन में यह विचार करता हुआ लौट आया कि इसका रहस्य पटेल जी से ही पूछूंगा। अब आप मुझे उस व्यक्ति के विषय में बताएंगे तो मेरी जिज्ञासा शांत होगी। बुलाकी, तेरी जिज्ञासा मैं अवश्य शांत करूंगा,
लेकिन तुम कहानी के बीच बीच में हुकारा जरूर देते रहना ताकि मुझे लगे कि तू ध्यान और दिलचस्पी से सारी कहानी सुन रहा है, पटेल ने कहा। मैं ऐसा ही करूंगा पटेल जी, बुलाकी ने कहा। अब आप अपनी कहानी आरंभ तो कीजिए। तो सुन बुलाकी, यहाँ से बहुत दूर चंपावती नाम का एक नगर है। उस नगर पर राजा चंद्रदत्त का अधिकार था। चंद्रदत्त के पिता की कुछ ही समय पहले मृत्यु हुई थी। जब चंद्रदत्त राजगद्दी पर बैठा तो वह प्रजा के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं सोचने लगा। लेकिन कहावत है कि मेरे मन कछु और है, साईं के मन कछु और। राजा जब तक प्रजा के हित में उन योजनाओं को अमली जामा पहनाता, नगर में एक महामारी फूट पड़ी। उस महामारी से सैकड़ों लोग नित्य ही कालकवलित होने लगे। हालत ऐसी हो गई कि जब घर वाले घर के मृत व्यक्ति को श्मशान में दाह कर वापस लौटते तो उन्हें घर में दूसरी लाश तैयार मिलती। यह स्थिति देखकर नगरवासी घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों में भागने लगे। पूरे राजमहल में सिर्फ राजा ही अकेला रह गया। तब उसने सोचा था कि मैं अकेला ही यहाँ रहकर क्या करूँगा? प्रजा ही नहीं रही तो राजा कैसा? एक दिन वह भी कुछ धन अपने साथ लेकर वह नगर छोड़ आया। वह एक सामान्य नागरिक की तरह कई राज्यों में घूमता रहा, फिर इस नगर में आ गया। इतने दिन तक दूसरे राज्यों में घूमते रहने के कारण जो धन वह अपने साथ लाया था, सब खर्च हो गया। अब उसे चिंता हुई जीविका कमाने की। राजा चंद्रदत्त खूब हृष्ट पुष्ट नौजवान था। अस्त्र शस्त्र चलाने में वह निपुण था। जब वह यहाँ के राजदरबार में नौकरी पाने की इच्छा से राजा के सम्मुख पेश हुआ तो राजा ने पहली ही नजर में उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा की पहचान कर ली और उसे अपने अंगरक्षक की नौकरी दे दी। तब से चंद्रदत्त रात दिन अपने स्वामी की सुरक्षा का ध्यान रखने लगा। बुलाकी, एक दिन जब चंद्रदत्त रात के समय राजा के महल में पहरा दे रहा था तो उसने महल के बाहर से किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी। वह स्त्री बड़े करुण स्वर में विलाप कर रही थी। उसका वेदना से भरा स्वर सुनकर चंद्रदत्त से रहा नहीं गया। उसने अपने स्थान पर एक अन्य प्रहरी को खड़ा किया और महल से बाहर निकलकर उस दिशा में चल पड़ा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ आगे चलकर उसने देखा कि सरोवर के किनारे एक बेहद रूपवान स्त्री बैठी विलाप कर रही है। चंद्रदत्त ने निकट पहुंचकर उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और रात्रि के इस प्रहर में यहाँ निर्जन स्थान में बैठी रो क्यों रही हो? स्त्री बोली, हे युवक, मैं इस राज्य की ऐश्वर्य लक्ष्मी हूँ। अब तक मैं यहाँ सम्मान के साथ रह रही थी, लेकिन मेरे सम्मान के ये दिन अब समाप्त होने ही वाले हैं। अरे ये क्या कह रही हो देवी? चंद्रदत्त ने आश्चर्य से पूछा, क्या इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है या फिर राजा की निगाहों में तुम्हारे प्रति सम्मान की भावना का ह्रास होने लगा है? इन दोनों ही बातों में कोई बात सच नहीं है युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी ने कहा। न तो इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है और न यहाँ के राजा ने मेरे सम्मान में कोई उपेक्षा दिखाई है। बात कुछ और ही है। मैं अपने लिए नहीं, यहाँ के राजा के जीवन के लिए चिंतित होकर रो रही हूँ। अब से 8वें दिन यहाँ के राजा पर घोर संकट आएगा। उस संकट में या तो उसके प्राण चले जाएंगे या फिर शेष जीवन उसे कारागार में व्यतीत करना पड़ेगा। उसी आशंका को जानकर मेरी रुलाई फूटी पड़ रही है। आगाम स्वयं को रोने से रोक नहीं पा रही हूँ। यह सुनकर चंद्रदत्त ने पूछा, हे देवी, मैं इस राजा का एक छोटा सा सेवक हूँ। राजा ने मुझे अपनी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया हुआ है। यदि मेरे होते हुए राजा का जीवन किसी खतरे में पड़ता है तो यह मेरे लिए लज्जा की बात होगी। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं सतर्क रहकर हर क्षण अपने स्वामी की रक्षा कर सकूं। हे युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी बोली,
कभी कभी सतर्कता बरतने से बड़ा संकट भी टल जाया करता है। मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि आगामी 8 दिनों तक तुम बेहद सतर्क और चौकन्ने रहकर राजा की निगरानी करो। हो सकता है तब वह विपत्ति स्वयं ही किनारा कर ले। मैं ऐसा ही करूंगा देवी। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ऐसा कहकर चंद्रदत्त ने झुककर ऐश्वर्य लक्ष्मी के पैर छूने चाहे, पर वह उसी क्षण अंतर्धान हो गई। बुलाखी। चंद्रदत्त ने वापस लौटकर जब राजा को यह बात बताई तो वह भी आशंकित हो गया। उसने अपने महल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और सैनिकों के कठोर पहरे में बाहर आने जाने लगा। 7 दिन तक कोई घटना नहीं घटी, लेकिन 8वें दिन एक घटना का सूत्रपात हो गया। रात्रि के समय जब चंद्रदत्त महल की छत पर खड़ा होकर चारों ओर का निरीक्षण कर रहा था, तब उस सरोवर के निकट जहां वह ऐश्वर्य लक्ष्मी से मिला था, रात्रि के अंधकार में उसे कुछ जुगनू से उड़ते प्रतीत हुए। उसने गौर से निरीक्षण किया तो देखा कि वह जुगनू नहीं, मशालों की रोशनी थी, जिन्हें किसी तरह इस प्रकार ढक दिया गया था ताकि उनका प्रकाश चारों ओर न फैलकर एक ही दिशा में इंगित रहे। जुगनू की चमक तो जलती बुझती रहती है, लेकिन दिखाई देने वाली चमक स्थिर थी। उन रोशनियों को देखकर चंद्रदत्त के मन में एक ही विचार उभरा, खतरा। तब वह तलवार लिए छत से उतरकर उसी दिशा में दौड़ गया। वहां पहुंचकर वह एक स्थान पर छिपकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर बाद कमर में हथियार बांधे लगभग 20 नकाबपोशों का दल वहां पहुंचा। वहां उन्होंने एक जगह से कूड़े का एक बड़ा सा ढेर हटाया। ढेर हटा तो वहां एक सुरंग का मुहाना दिखाई देने लगा। तब वह नकाबपोश एक एक करके उस सुरंग में उतरते चले गए। जब वह नकाबपोश सुरंग में कुछ आगे बढ़ गए तो चंद्रदत्त भी पीछे से सुरंग में उतर गया और दूर रहकर मशालों की मध्यम रोशनी में रास्ता तलाशता उनके पीछे पीछे चल पड़ा। बुलाखी राम। उस सुरंग का मुख सीधे राजा के कक्ष में ही खुलता था। स्वयं राजा को भी इस सुरंग के विषय में कुछ पता नहीं था, किंतु उसके शत्रु न जाने कैसे उस सुरंग के विषय में जान गए थे। बहरहाल 20 नकाबपोश सुरंग के दरवाजे पर पहुंचे। वहां उन्होंने कोई पत्थर हटाकर सुरंग का द्वार खोला और एक एक करके राजा के कक्ष में पहुंच गए। उनके पीछे पीछे चंद्रदत्त भी सुरंग के मुख के पास पहुंच गया, किंतु उसने राजा के कक्ष में घुसने का कोई प्रयास नहीं किया, अपितु उसी स्थान पर उन नकाबपोशों के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। नकाबपोशों ने बड़ी आसानी से राजा को काबू में कर लिया। राजा गहरी नींद में था। सोते में ही राजा को दबोचकर नकाबपोशों ने उसके हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वह चिल्ला न सके। बाहर पहरे पर नियुक्त किसी भी प्रहरी को इस घटना की भनक तक न मिली। नकाबपोश जैसे आए थे उसी तरह एक एक करके सुरंग में उतरने लगे। बस यही मौका था चंद्रदत्त को पराक्रम दिखाने का। जैसे पहला नकाबपोश पेट के बल रेंगता हुआ गुफा में दाखिल हुआ, चंद्रदत्त ने खट से उसका सिर काटकर आगे की ओर फेंक दिया। उसका धड़ खींचकर उसने दीवार के साथ सटाकर खड़ा कर दिया। इसी तरह उसने 19 नकाबपोश काट डाले। अब अंतिम नकाबपोश की बारी आई। एक साथ 2 आदमी गुफा में जा नहीं सकते थे, इसलिए उस नकाबपोश ने पहले बंधन में बंधे राजा को आगे खिसकाया। फिर वह स्वयं भी सुरंग में पेट के बल दाखिल होने लगा। चंद्रदत्त ने राजा को अंदर खींचकर उसे एक किनारे बैठाया और फिर तैयार होकर खड़ा हो गया। लेकिन इस बार उसने अंतिम आदमी पर अपनी तलवार न उठाई वरन बलपूर्वक उस पर अधिकार कर लिया। उसने राजा के बंधन खोलकर उसी रस्सी से नकाबपोश को जकड़ दिया। फिर पहले उसने राजा को अपने कक्ष में भेजा और बाद में उस नकाबपोश को लाश की तरह घसीटता हुआ अंदर ले आया।
अंदर लाकर जब उस नकाबपोश के चेहरे से नकाब हटाई गई तो उसका चेहरा देखकर दोनों की ही आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। जानते हो बुलाकी, वह नकाबपोश कौन था? वह नकाबपोश था राजा का रक्षा मंत्री। राजा उस मंत्री पर अपने प्रधानमंत्री से भी ज्यादा भरोसा करता था। राजा ने तब उसके अपराध के लिए दंड नियत कर दिया। उसने आदेश प्रसारित कराया कि इस विश्वासघाती मंत्री को जमीन में गाड़ दिया जाए, सिर्फ इसका सिर जमीन से बाहर रहे और जो भी व्यक्ति उस मंत्री के पास से गुजरे वह एक जूती उस एहसान फरामोश के सिर में जरूर मारे। सोहे बुलाकी, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया है वह उसी समय का है। नगरवासी अपने राजा की आज्ञा के अनुसार उस नमकहराम मंत्री के पास जाते हैं और एक जूती उसके सिर में मारकर आगे बढ़ जाते हैं। कहानी समाप्त कर पटेल ने बुलाकी से पूछा, बुलाकी राम, अब तो तुम्हारी शंका का समाधान हो गया ना? हाँ पटेल जी, अब मेरी शंका का निवारण हो गया। अब आप भी सोइए और मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। कुछ देर बाद दोनों ही सो गए। निद्रा देवी उन पर हावी हो गई थी। दोस्तों, गंगाराम पटेल बुलाखीराम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।